नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In this class I am going to discuss section number 21 22 of the Hindu Marriage Act, and this lecture will be in several parts. You must watch each part. Now let's start the class. 21A, 21B, 21C. These three sections 21A, B, C, these all were inserted by 1976 Amendment Act P for prelims. इसको पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से आएगा, कर लेंगे आप लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल बी फ्रॉम हेयर, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इनको ऐड किया गया था। दिस इज वो 1976 अमेंडमेंट एक्ट, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 21A, 21B, 21C। इन तीनों की हेडिंग से क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान करना। इनकी हेडिंग से रट लीजिए, क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो मैं तो वन बाय वन एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना 21A, B, C इन तीनों को आप लोगों ने रटना है हेडिंग को। अब देखते हैं 21A क्या डील करता है। दिस इज व्हाट पावर टू ट्रांसफर पेटिशंस, पावर टू ट्रांसफर पेटिशंस इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में पेटिशन को स्थानांतरण करने की शक्ति। क्या बात करता है, वेयर ए पेटिशन अंडर दिस एक्ट हैज बीन प्रेजेंटेड टू ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन बाय ए पार्टी टू ए मैरिज प्रेइंग फॉर जुडिशियल सेपरेशन या फिर डिवोर्स। तो कौन सी पेटिशन है, वेयर ए पेटिशन हैज बीन प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई है। और कौन सी पेटिशन है, 10/13 जुडिशियल सेपरेशन के लिए है या फिर वो 13 के लिए है। ठीक है, तो ये तो एक पेटिशन तो यहाँ पर आ गई। कौन सी कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसको जुरिसडिक्शन दिया गया है 10 और 13 की। एंड another petition, कोई दूसरी petition अंडर दिस एक्ट हैज बीन प्रेजेंटेड देयर आफ्टर, उसके बाद में कोई दूसरी petition भी फाइल की गई है। किसके द्वारा, बाय द अदर पार्टी प्रेइंग फॉर जुडिशियल सेपरेशन 10, डिवोर्स 13 ऑन एनी ग्राउंड। समझे, वेदर इन द सेम डिस्ट्रिक्ट और इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, इन द सेम स्टेट और इन डिफरेंट स्टेट। अब समझ लीजिए कि क्या मतलब है ये, कि एक सेक्शन 10 और 13 की बात हो रही है। कौन सा सेक्शन है, दिस इज सेक्शन 21। यहाँ से कंफ्यूज ना हो आप लोग, सेक्शन 21A है। इसमें पहली दो पार्टी हैं, है ना, एक P1 और P2 का मसला है। तो P1 पार्टी ने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर दिया और P2 ने भी फाइल कर रहा है। both parties are filing the petitions in the court under section 10 और 13। ये ध्यान रखना, दो वन आफ्टर द अदर, एक के बाद में दूसरी पेटिशन आ रही है। क्योंकि मल्टीपल चॉइसेस दी गई हैं यहाँ पर, एक इंसान दिल्ली में रह रहा है, एक इंसान मुंबई में रह रहा है। तो लास्ट रिजाइडेड के भी हो सकता है, जहाँ पर पेटिशन, जहाँ पर मैरिज सोलनाइज की थी वहाँ पर भी हो सकता है। तो ये ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बेसिकली इसे कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स। ये दोनों को कंसोलिडेट कैसे कर सकते हैं, तो दोबारा पढ़ लीजिए क्या है, देखो समझने की बात है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। दिस इज पेटिशन प्रेइंग फॉर व्हाट, जुडिशियल सेपरेशन, डिवोर्स। एक तो बात ये नहीं भूलेंगे आप लोग कि ये कन्फाइंड है, ये ऑल पेटिशंस नहीं है, 10 और 13 की पेटिशन है। एक पेटिशन हैज बीन फाइल्ड इन ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक पेटिशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर दी गई है बाय ए पार्टी, एंड अनदर पेटिशन बाय द अदर पार्टी, दूसरी याचिका दूसरे पक्षकार के द्वारा हैज बीन प्रेजेंटेड देयर आफ्टर, उसके बाद में प्रेजेंट की गई है। कहाँ पर की गई है, या तो उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उस सेम कोर्ट में कर दी, या फिर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करे, अदर किसी अन्य जिले में। यानी कि दो पेटिशन तो फाइल हो गई, एक ही कोर्ट में हो सकती हैं, अलग अलग कोर्ट में हो सकती हैं।
और ये जो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये उसी स्टेट में भी हो सकती है या डिफरेंट स्टेट में भी हो सकती है। ऐसे समझिए कि हस्बैंड ने पिटीशन फाइल करी दिल्ली में, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जो वाइफ है, वाइफ ने भी पिटीशन फाइल करी, तो उसके बाद दो ऑप्शंस हैं, या तो वो सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसी में कर दे फाइल, या फिर उसने अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करे, किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, चाहे दिल्ली की या फिर यूपी की, लेकिन दूसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेम में नहीं होगा। तब क्या होगा, द पेटिशंस शैल बी डेल्ट एज पर सबसेक्शन 2, जैसा सबसेक्शन 2 कहा गया है उनको वैसे वैसे डील किया जाएगा। समझे। अब 2 में बताएंगे कैसे कैसे ट्रांसफ़र होंगी। तो कुल मिलाकर के बात ये है बबुआ, ये है सेक्शन 21 क्लॉज ए, पढ़ दिया मैंने आपके लिए। दिस इज सेक्शन 21A। इट इज़ डीलिंग विद ए सिचुएशन व्हेन 2 पेटिशंस हैव बीन फाइल्ड, जब 2 पेटिशन फाइल की गई हैं एक दोनों पक्षकारों के द्वारा, ठीक है, एक के बाद दूसरी कोर्ट में आई है, तब क्या होगा, एक पिटीशन आई फिर उसके बाद में दूसरी पिटीशन आई। अब उसमें उन पिटीशंस का होगा क्या उनको अलग अलग डिसाइड किया जाएगा या उनको एक जगह क्लब किया जाएगा, और कैसे क्लब किया जाएगा, पहली को दूसरी जगह लेकर आएंगे या दूसरी को पहली जगह भेजेंगे, तो भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, इस बात का निर्धारण होगा आपका क्लॉज 2 से, और वो रही आपके सामने ये, पढ़िए। In a case where subsection applies, if petitions are presented to the same district court, अगर एक ही district court में है, then both petitions should be tried and heard together by that district court। बात ही खत्म हो गई यहाँ पर, इसके बाद में कोई बात ही नहीं रही। तो ये ध्यान रखना, ये जो 21 है ये ओनली फॉर 2 काइंड ऑफ पिटिशंस पर अप्लाई करता है, बार बार कैच को 10 और 13 पर। तो अगर उसी कोर्ट में थी, मान लीजिए सौरभ बाबू हैं यहाँ पर, सौरभ बोस की कोर्ट है, ही इज द डिस्ट्रिक्ट जज हेयर, या प्रिंसिपल फैमिली जज है, इसी की कोर्ट में आ गई, पहले वाइफ आ गई और बाद में हस्बैंड पिटिशन लेकर के आ गया, तब ये क्या, सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, तब क्या करेंगे, तब क्या, इसको पल्ले बांध लो, यहां से क्वेश्चन आएगा। बोथ दी पेटिशंस शैल बी ट्राइड एंड हर्ड, दोनों को एक साथ सुना जाएगा, हर्ड टुगेदर, बस। बोथ द पेटिशंस शैल बी ट्राइड एंड हर्ड टुगेदर, दोनों ही पेटिशंस को एक साथ सुना और ट्रायल किया जाएगा, विचारण किया जाएगा। प्लीज लेट मी नो, यहाँ तक बात समझ में आएंगे। ये बात तो आगे सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तब तो बात ही कुछ नहीं, दोनों को एक साथ कर देंगे। हाँ ना, बताइए। सो ये रहा सेम का, एंड ये था इन केस वेयर पेटिशंस आर प्रेजेंटेड टू द सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड नाउ आई कम टू इफ द पेटिशंस आर प्रेजेंटेड टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये दूसरी सिचुएशन है। देन पेटिशन प्रेजेंटेड लेटर, प्लीज ध्यान रखना, शैल बी ट्रांसफर्ड, पहली बात तो ये समझ लीजिए, P4 प्रीलिम्स। अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है तो कौन सी पिटीशन ट्रांसफर होगी, पहला क्वेश्चन यही है। विच पिटीशन शैल बी ट्रांसफर्ड, द पिटीशन प्रेजेंटेड लेटर शैल बी ट्रांसफर्ड, पहली बात यहीं से आएगी। इट इज नॉट ईदर मे बी ट्रांसफर्ड, नो, द पिटीशन प्रेजेंटेड लेटर शैल बी ट्रांसफर्ड, यहां पर बात आ गई, लेटर कर लेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कौन सी कोर्ट को, कौन सी कोर्ट कैसे करेंगे, कौन करेगा, मतलब ये तो बात समझ में आ गया कि जो सेकंड वाली है वही ट्रांसफर होगी, तो कैसे होगी वो देख लेते हैं। प्रेजेंटेड लेटर शैल बी ट्रांसफर्ड कहाँ को, टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेयर द अर्लियर पिटिशन वाज प्रेजेंटेड, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन रहा नहीं। ट्रांसफर कौन सी कोर्ट से किसको कोर्ट में होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो बाद में दायर की गई याचिका है उसी को ट्रांसफर किया जाएगा। एंड देखिए, both the petitions shall be heard and disposed together by the district court in which earlier petition was presented, बात खत्म हो गई। अब यहाँ जो आएगी बात है ये थर्ड, कैसे कैसे करेंगे, थर्ड में ट्रांसफर होगी कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड, इन ए केस वेयर
क्लॉज बी ऑफ अप्लाइज, क्लॉज बी अप्लाइज मतलब डिफरेंट हाई कोर्ट्स, द कोर्ट और द गवर्नमेंट, हाईलाइट करके पी लिखिए। क्लॉज बी समझ लीजिए क्या था, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वाली जो थी है, उस केस में क्या होगा, द कोर्ट और द गवर्नमेंट एज द केस में बी कॉम्पिटेंट अंडर सेक्शन 1902 टू ट्रांसफर एनी सूट और प्रोसीडिंग्स from the district court in which the later petition has been presented to the district court in which the earlier petition presented, it shall exercise its powers to transfer such later petition as if it had been empowered so to do under the said code। अब इसको मैं समझाता हूँ क्या है, देखिए इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए इसको ऐसे समझिए, ये वो सिचुएशन है जब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे पेटिशन फाइल की गई है। तो एक बात तो सर्टेन हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नंबर 1 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नंबर 2। तो पहली जो ट्रांसफ़र है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 1 में आएगा, DC 2 से DC 1 में पेटिशन फाइल होगी। अब जो इसको ट्रांसफ़र करेगा, कौन ट्रांसफ़र करता है, तो उसकी बात कर रहे हैं कि कौन करेगा ट्रांसफ़र, द कोर्ट और द गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अंडर CPC टू ट्रांसफ़र, समझे। अब ट्रांसफ़र की पेटिशन सेक्शन 22 से लेकर 25 तक की वहाँ पर बात की गई है, उसको उसमें हमने, आप ना तो क्वेश्चन पूछ रहे ना आपको जाने की ज़रूरत है, यू कैन लीव इट, समझ लीजिए कि वो कोर्ट या फिर सरकार जो कि CPC में ट्रांसफ़र करने के लिए कॉम्पिटेंट की गई है, ठीक है, दैट कोर्ट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर्स, बस वो अपनी ट्रांसफरिंग पावर का इस्तेमाल करेगी, समझे, और उस पेटिशन को ट्रांसफ़र कर देगी एज इफ़ इट हैड बीन एम्पावर्ड सो टू डू अंडर द सेड कोड। इसको समझने के लिए आपको फिर CPC पढ़नी पड़ जाएगी, मेरे ख्याल है इसके बवंडर में ना जा करके आप इसको छोड़ ही दो, यही आपके लिए बेहतर है, ना मेंस में आएगा ना प्रीलिम्स से पूछेगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आप लोगों ने कि ट्रांसफ़र होती है लेटर वाली, जो बाद में फाइल की गई पेटिशन वही फाइल होती है पहली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और फिर इनका दे आर ट्राइड टुगेदर, हर्ड टुगेदर, डिस्पोज टुगेदर, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने। और कुल मिलाकर के फिर क्या रखनी है, हेडिंग याद रखना है बस। ट्रांसफ़र पेटिशन की कौन सा सेक्शन है, 21A, मेरे ख्याल है इससे करने की जरूरत है ही नहीं इसमें, आपको मोर देन एनफ। 21B में आ जाइए बस आप। ये स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ द पेटिशंस अंडर द एक्ट, क्या कहता है, द ट्रायल ऑफ पेटिशन अंडर दिस एक्ट शैल सो फॉर एज प्रैक्टिकल बी कंसिस्टेंटली विद द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। हाँ बस इतनी बात ध्यान रखना है, इसमें कैसे करना है, डे टू डे होनी चाहिए बस, बी कॉन्टिन्यूड फ्रॉम डे टू डे अंटिल इट्स कंक्लूजन, P फॉर प्रीलिम्स। बस ट्रायल जो होना चाहिए पेटिशन का, बस वो कैसे होना चाहिए, डे टू डे होना चाहिए। ये बात कहाँ लिखी है, 21B में लिखी है, इतना क्वेश्चन याद रखना है बस। 21B में बात कही गई है कि ट्रायल कैसे होना चाहिए, डे टू डे होना चाहिए अंडर इट्स कंक्लूजन, बस। सो फार एज प्रैक्टिकेबल, जितना प्रैक्टिकेबल हो सकता है, यानी कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कंसिस्टेंटली विद द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रायल। इसका मतलब समझाता हूँ, क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से, समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि डे टू डे तो होने चाहिए अंटिल इट्स कंक्लूजन, जब तक खत्म हो जाए, लेकिन साथ ही साथ आप ये ध्यान रखेंगे कि न्याय किस तरफ है। ऐसे नहीं कि टेक्निकल रूल पकड़ लो भले ही न्याय हो रहा हो या अन्याय हो रहा हो, कंसिस्टेंटली विद द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, है ना, न्याय के हितों को ध्यान में रखते हुए आप ऐसा करेंगे। इफ इट इज, आपको लगता है कि डे टू डे करने से इनजस्टिस होगा, तो देन यू शुड रिलैक्स दिस रूल डे बाय डे। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे, डे टू डे की बात कहाँ कही गई है, 21B में कही गई है। Unless the court finds adjournment of the trial beyond the following day to be necessary, अगर adjournment necessary है तो adjourn कर सकते हैं, लेकिन reasons लिखने पड़ेंगे, यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा। For reasons to be recorded, क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि एडजमेंट करने के लिए क्या रीजंस रिकॉर्ड करना जरूरी है, तो हाँ रीजंस रिकॉर्ड करना जरूरी, यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनता है, सही है। एंड नेक्स्ट
एवरी पिटिशन अंडर दिस एक्ट shall be tried as expeditiously as possible and endeavor shall be made to conclude trial within the 6 months from the date of service of notice of the petition on the respondent. P for prelims लगाइए कि ट्रायल का कंक्लूजन कितने दिनों में हो जाना चाहिए, विद इन 6 मंथ्स हो जाना चाहिए. P for prelims यहाँ से क्वेश्चन बस है ना. और दूसरी बात आई, पहला क्वेश्चन समझाता हूँ कि ट्रायल कंक्लूड करने में मैक्सिमम कितना टाइम मिलना चाहिए, 6 मंथ का टाइम मिलना चाहिए. और ये बात कहाँ लिखी गई है, 21B में ही लिखी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इन प्रीलिम्स यहाँ से मिलेगा आपको विद इन 6 मंथ्स का जो रूल है आपका ये. तो 6 मंथ्स, 9 मंथ, 3 मंथ्स करके पूछ लेंगे आप, तो डोंट फॉरगेट दिस 6 मंथ्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, हमेशा याद रखना, कहीं पर ड्यूरेशन मिलती है 3 मंथ्स, 9 मंथ्स, 2 मंथ्स, कहीं पर भी कुछ भी हो, तो कौन सी डेट से आप कैलकुलेट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस टू द रिस्पोंडेंट. रेस्पोंडेंट को जो सर्विस हो गई है उस डेट से आप काउंट करेंगे. ठीक है, ये 6 मंथ की ड्यूरेशन है. कर लेंगे आप, हाँ है ना, बताइए. और नेक्स्ट है अपील. एवरी अपील अंडर दिस सेम है विद इन 3 मंथ्स. बस 3 मंथ्स के अंदर कर देनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द अपील ऑन द रिस्पोंडेंट. ये अपील के लिए टाइम कितना दिया गया है, 3 मंथ्स का टाइम दिया है. बस ये इतना फोकस कीजिए, बाकी लैंग्वेज को भूल जाइए आप लोग. अपील शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ, अपील शैल बी हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ कब तक, विद इन 3 मंथ्स कर देनी चाहिए विद फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस ऑफ द अपील टू द रेस्पोंडेंट. जिस दिन उसको नोटिस मिल गया, सूचना मिल गई, सम्मन मिल गया, उस दिन से भैया 90 डेज, 3 मंथ्स काउंट कर लीजिए. ध्यान रखना 3 मंथ्स है, अगर ऑप्शन आ जाए 3 मंथ्स और ऑप्शन है 90 डेज, तो 90 डेज का ऑप्शन मत मानना, 3 मंथ्स को ही करना जो एग्जैक्टली यहाँ पे दिया गया है. सेक्शन 21C इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लेम्स. हेडिंग याद करेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इतना ध्यान रखना. इसी हेडिंग से क्वेश्चन मिलेगा आपको. दूसरा, ये जो सेक्शन है डील कर रहा है ऐसी सिचुएशन को व्हेन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड. So this section 21C is dealing with a situation when a document is not duly stamped or registered. वो जो डॉक्यूमेंट है वो ड्यूली रजिस्टर्ड नहीं है, वो ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है. सही है. तो अगर हम उसको किसी और एक्ट में डील कर रहे होते तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन एक्ट की वजह से वो इनएडमिसिबल हो जाता. That document would have been inadmissible otherwise, but in this case, इसलिए कह रही है notwithstanding anything in any enactment to the contrary. किसी एक्ट में कॉन्ट्ररी दिया हो उससे फर्क नहीं पड़ता. No such document shall be inadmissible. हिंदू मैरिज एक्ट की पेटिशंस में उस डॉक्यूमेंट को इनएडमिसिबल नहीं माना जाएगा. और यहीं से क्वेश्चन आएगा, a document is not duly stamped, a document is not duly registered, whether it would be admissible or not under HMA, it would be admissible. हिंदू मैरिज एक्ट में ड्यूली स्टैम्प होने ना होने से, ड्यूली रजिस्टर्ड ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा ऑन द एडमिसिबिलिटी, इट वुड बी एडमिसिबल. ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, विच इज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड, विच इज नॉट ड्यूली रजिस्टर्ड. कम ऑन, बात समझ में आई नहीं आई, हरी अप. इतनी बात याद रखनी बस आपको. एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लेम्स, सेक्शन 22 प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड. कौन सा सेक्शन कहता है कि प्रोसीडिंग्स कैमरा में होंगी, सेक्शन 22. यहीं से क्वेश्चन आएगा. एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा. बस P for prelims. कौन सा सेक्शन कहता है, यहीं से क्वेश्चन आएगा. एवरी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन अंडर दिस एक्ट शैल बी इन कैमरा. ये बात कहाँ लिखी है, ये बात है सेक्शन 22 में. इतना भी कर लेंगे काम चल जाएगा. अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रोविजन में क्या है. इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू प्रिंट और पब्लिश एनी मैटर इन रिलेशन टू एनी सच प्रोसीडिंग एक्सेप्ट ए जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट प्रिंटेड और पब्लिश्ड विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट. यानी कि यहाँ पर क्या है कि देखिए, आप इसको ऐसा समझ लीजिए, या कोई मैटर कह लीजिए और जजमेंट कह लीजिए,
इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जजमेंट हो, कोई मैटर हो, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इनको छोड़ दो, इसको छोड़ो, इसकी बात करते हैं पहले। ठीक है, इसकी बात करते हैं, क्या होगा। इट शैल नॉट बी लॉफुल टू प्रिंट और पब्लिश एनी मैटर। ऐसे उसको आप मैटर को ना प्रिंट कर सकते हैं ना ही पब्लिश कर सकते हैं। कौन? फॉर एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के लिए ये लॉफुल नहीं होगा प्रिंट करना इसको, इन रिलेशन टू एनी सच प्रोसीडिंग्स। तो इन हिंदू मैरिज एक्ट की प्रोसीडिंग्स को प्रिंट करना और पब्लिश करना किसी भी व्यक्ति के लिए लॉफुल नहीं होगा। सही है, तो क्या करें, क्या कभी भी पब्लिश नहीं कर सकते? कह रहे नहीं, उसका एक अपवाद है। क्या है? एक्सेप्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप प्रिंट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की पूर्व अनुमति के द्वारा इसको प्रिंट और पब्लिश करा सकते हैं। तो कौन से जजमेंट की बात कर रहे हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजमेंट हैं उसको आप प्रिंट और पब्लिश नहीं करेंगे। अब आपको बात समझ में आ रही है? हाई कोर्ट का कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कर सकते हैं, लेकिन वो भी परमिशन से होगा, बिना परमिशन के वो भी नहीं हो सकता। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कैटेगरी अलग हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट की कैटेगरी अलग हो गई। हाई कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैन बी प्रिंटेड पब्लिश्ड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बट नोट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। प्लीज लेट मी नो, क्लियर और नॉट? कम ऑन। एंड इफ एनी पर्सन प्रिंट्स और पब्लिश in contravention, he shall be punished with fine which may extend to 1000 rupees। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई प्रिंट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट कितना होगा, फाइन होगा, कहाँ तक होगा, 1000 का होगा, 2000 का, 3000 का, 5000 का। ध्यान रखना 1000 रुपये का है और इस क्वांटिटी पे फिल्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक केस लॉ है सुकन्या, सी द बोर्ड। केस का नाम सुकन्या। Publication or telecast of information relating to marital relationship of parties to litigation affects constitutional liberty and will be evasion of right of privacy and liberty। तो बस किस केस में ये बात कही गई थी कि अगर पब्लिश करते हैं तो इसको राइट ऑफ प्राइवेसी का उल्लंघन माना जाएगा। सुकन्या का केस है, सुकन्या वर्सेस आर श्रीधर। प्रोसीडिंग्स इन ए केस शैल बी इन कैमरा। कौन सी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए? मैट्रिमोनियल, मेंटेनेंस, टेस्टामेंट्री, इंटेस्टेट सक्सेशन, मैट्रिमोनियल। बस यहाँ से क्वेश्चन आया है। सेक्शन 22 HMA प्रोवाइड्स फॉर व्हाट? इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। बस इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 22। तो इस पूरे के पूरे लेक्चर में आई हैव कवर्ड फ्रॉम सेक्शन 19 टू 22। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। एनी क्वेश्चन? अदरवाइज दिस इज ओवर फ्रॉम माई साइड। अब देखो भैया, ऐसे पढ़ के मत देखना, है ना, कृपा करना इतने मेरे पास। इन वीडियोस को मुझे पूरी उम्मीद है पॉज करके देखते होंगे आप, इनके नोट्स प्रोवाइड प्रॉपर लेते होंगे। थोड़ा चलाया वीडियो, फिर पॉज किया, फिर अपने बेरेट को हाईलाइट किया, नोट्स लिए। प्लीज़ ऐसे ज़रूर करना, ठीक? और अब ज़्यादा मत अपने को परेशान कीजिए, ना डिप्रेस होइए, वो लगातार पढ़ो, ठीक? चलो।